पेट्रोइटिज्म, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना या फिर खुद को अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस कर देना, इन सभी को अक्सर जोड़ा जाता है नेशनलिज्म से। बट क्या नेशनलिज्म को डिफाइन करना इतना आसान है? तो आंसर है नहीं। पर क्यों? तो इसी को जानने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे नेशन और नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को। देन हम समझने की कोशिश करेंगे नेशनलिज्म की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को। साथ ही हम जानेंगे डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बीच के लिंक को। इन सभी को डिटेल से स्टडी करने के लिए मेनली हम इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हाइप करना ना भूलें। इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। अगर हम लोगों से पूछे कि नेशनलिज्म क्या है तो हमें कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स मिलेंगे। कोई बोलेगा पेट्रोइटिज्म यानी अपनी कंट्री के प्रति देशभक्ति, कोई बोलेगा नेशनल फ्लैग या कोई बोलेगा अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर देना। दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है, जिसमें इंडियन स्टेट्स की स्ट्रेंथ एज वेल एज डाइवर्सिटी को शो किया जाता है। पर जब हम ज्यादा गहराई में जाते हैं तब हमारे लिए नेशनलिज्म की प्रिसाइज और ऐसी डेफिनेशन को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है जिसे सभी लोग एक्सेप्ट कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे समझने की कोशिश ही ना करें। इसे समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आइडिया वर्ल्ड अफेयर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आया है। एज वेल एज लास्ट 200 ईयर्स में नेशनलिज्म एक पावरफुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में इमर्ज हुआ है, जिसने हिस्ट्री को शेप दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेशनलिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहा है। नेशनलिज्म लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टीज क्रिएट करता है और कभी कभी गहरी नफरत को भी। इस आइडिया ने लोगों को यूनाइट तो किया है पर कई जगहों पर डिवाइड भी किया है। इसके साथ साथ इस आइडिया ने कई कंट्रीज को ऑपरेसिव रूल से आजादी दिलाने में मदद की है। तो कभी कभी ये आइडिया कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स का रीजन भी बना है। मेनली नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से स्टेट्स और एम्पायर्स की बाउंड्रीज को बार बार ड्रॉ और रीड्रॉ किया गया, यानी उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया। आज वर्ल्ड अलग अलग नेशन स्टेट्स में डिवाइडेड है, लेकिन स्टेट बाउंड्रीज को बदलने का प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है, क्योंकि आज भी बहुत से एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जहां कुछ ग्रुप अलग स्टेट्स या इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं। टाइम के साथ नेशनलिज्म बहुत से फेजेस से होकर गुजरा है, जैसे कि स्मॉल किंगडम्स का यूनिफिकेशन और लार्ज एम्पायर का ब्रेकअप। पहले जानते हैं स्मॉल किंगडम्स का यूनिफिकेशन कर कैसे नेशनल स्टेट को फॉर्म किया गया। 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म ने एक बड़ा चेंज क्रिएट किया। उस टाइम यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स या स्टेट्स हुआ करते थे। नेशनलिज्म की वजह से ही धीरे धीरे ये छोटे छोटे किंगडम्स यूनिफाई होकर बड़े नेशन स्टेट्स बन गए। एग्जाम्पल के लिए आज का जर्मनी पहले कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। बाद में नेशनलिज्म जैसे आइडिया की वजह से छोटे छोटे स्टेट्स को यूनिफाई कर एक बड़ा नेशन स्टेट बनाया गया। कुछ इसी तरह इटली भी अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था, जो बाद में यूनिफाई होकर इटली नेशन स्टेट बना। इस प्रोसेस को यूनिफिकेशन और कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसी पीरियड में लैटिन अमेरिका में भी नेशनलिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वहां भी कई नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्टैब्लिश किए गए। जब नए नेशन स्टेट्स बनते हैं तब सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज ही चेंज नहीं होती है, एक और इम्पोर्टेंट चेंज होता है, जैसे कि पहले लोग अपनी लॉयलिटी लोकल रीजन, ट्राइब या किंग के साथ फील किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की लॉयलिटी नेशन स्टेट के साथ डेवलप होने लगती है। यानी अब लोग खुद को एक पार्टिकुलर नेशन से जोड़ कर देखते हैं, जैसे कि आज हम कहते हैं वी आर इंडियंस। साथ ही नेशन स्टेट के बन जाने से लोकल डायलेक्ट और लॉयलिटीज धीरे धीरे एक कॉमन लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने लगती है। इस प्रोसेस में लोग एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। मीन्स वो खुद को एक पार्टिकुलर नेशन से जोड़ कर देखते हैं और उनकी ये आइडेंटिटी एक पार्टिकुलर नेशन स्टेट की मेंबरशिप पर बेस्ड होती है। इंडिया में भी लास्ट 100 ईयर्स में नेशनल यूनिटी का सिमिलर प्रोसेस डेवलप हुआ है। अब बात करते हैं कैसे इस आइडिया ने लार्ज एम्पायर्स को ब्रेक किया है। मेनली नेशनलिज्म ने सिर्फ नए स्टेट्स बनाए ही नहीं, इसने बड़े बड़े एम्पायर को तोड़ने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एग्जाम्पल के लिए 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में यूरोप के दो बड़े एम्पायर्स, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और रशियन एम्पायर, ये दोनों ही नेशनलिज्म की वजह से ब्रेक हो गए। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सेंट्रल यूरोप का एक बड़ा एम्पायर था, जिसमें बहुत से एथनिक ग्रुप रहा करते थे, जैसे कि जर्मन्स, हंगेरियन, चेक्स, स्लोवाक्स, क्रोट्स, सर्ब्स एटसेट्रा। इन सभी ग्रुप्स की लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी
अलग अलग हुआ करती थी। जब नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ तो हर ग्रुप ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि उन्हें अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी के आधार पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये एम्पायर्स कंप्लीटली ब्रेक हो गए और इसकी जगह पर बहुत से नए नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। आज अगर देखें तो चेकोस्लोवाकिया फर्दर ब्रेक हुआ 1993 में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में, एज वेल एज यूगोस्लाविया का फर्दर डिवीजन हुआ 1991 में, जिसमें से बहुत से नए इंडिपेंडेंट नेशंस ने जन्म लिया। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेकअप ऑफ रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर में से बहुत से रीजन्स अलग होकर नए नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज हुए, जैसे कि फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एटसेट्रा। ये भी नेशनलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड का रिजल्ट था। कुछ इसी तरह एशिया और अफ्रीका में भी नेशनलिज्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज, इन्होंने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे रीजन्स पर रूल किया था, जिसे कहा जाता था कॉलोनाइजेशन। लेकिन इन कॉलोनीज में लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। इनका मेन एम था फॉरेन रूल से फ्रीडम और अपना इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को फॉर्म करना। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था। अब ये तो बात हुई पास्ट की, बट क्या आज वर्ल्ड में नेशनलिज्म के इम्पैक्ट को देखा जा सकता है? तो आंसर है हाँ। आज भी नेशनलिज्म वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल आइडिया है, लेकिन इसका नेचर हर जगह सेम नहीं है। कुछ जगहों पर नेशनलिज्म का एम डिफरेंट कंट्रीज को यूनाइट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अरब नेशनलिज्म, जो अरब कंट्रीज को एक साथ यूनाइट करने की बात करता है, लेकिन कुछ जगहों पर नेशनलिज्म सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी क्रिएट करता है, जैसे कि क्वेबेक इन कनाडा। कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है जहां मेनली 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है, इंग्लिश और फ्रेंच। कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में ज्यादातर लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इन लोगों का कल्चर भी फ्रेंच ट्रेडिशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कनाडा के बाकी पार्ट में मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि क्यूबेक के लोग, जिन्हें क्यूबेका कहा जाता है, उन्हें लगता है कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। इसी वजह से उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रीजनल नेशनलिज्म डेवलप होने लगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बास्क इन स्पेन। बास्क स्पेन के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड एक रीजन है। इसका थोड़ा सा पार्ट फ्रांस में भी आता है। यहाँ के लोगों को बास्क कहा जाता है। बास्क की सबसे यूनिक बात यह है कि इनकी लैंग्वेज यूरोप के सबसे अलग लैंग्वेज में से एक है। इनका कल्चर भी स्पेन के बाकी रीजन से काफी ज्यादा अलग है। उनका मानना है कि उनकी आइडेंटिटी बहुत पुरानी और डिस्टिंक्टिव है। इसी वजह से ये लोग अपने आप को सेपरेट नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। कुर्द्स इन टर्की एंड इराक। कुर्द्स एक एथनिक ग्रुप है जो मेनली मिडिल ईस्ट के रीजन में रहते हैं, जैसे कि टर्की और इराक में। कुर्द्स की अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन और शेयर्ड हिस्ट्री है। इसी वजह से वो खुद को सेपरेट नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज तमिल इन श्रीलंका। श्रीलंका में 2 मेजर कम्युनिटीज है, सिनहलीज एंड तमिल्स। तमिल्स की भी अपनी लैंग्वेज है, कल्चर और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी भी है। तमिल्स को लगता था कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जिस वजह से उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। पॉलिटिकल पावर मेनली सिनहलीज के पास ही रहा करती थी। इसी वजह से उनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन ने जन्म ले लिया, जो बेसिकली एक नेशनलिज्म का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। ये ग्रुप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी और कभी कभी सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म आज भी दुनिया में एक पावरफुल फोर्स है, लेकिन आज भी नेशन और नेशनलिज्म को क्लियरली डिफाइन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, इन सभी में नेशनलिज्म के जरिए फॉर्म किया गया नेशन को, जिस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि मेनली नेशन है क्या, लोग नेशन क्यों बनाते हैं, लोग अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, क्या हर नेशन को अपने सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, ये नेशनलिज्म की डिमांड को बिना सेपरेट स्टेट के भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम कुछ इसी तरह के इश्यूज को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेशन और नेशनलिज्म के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी को डिटेल से स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube स्टोर को भी। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।